अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। मुझे तैयारी कुछ भी नहीं करनी थी। कपड़े के 2 जोड़े अटैची केस में रखे और ट्रेनिंग कैंप के बैरकों से निकलकर पुलिस स्टेशन आ गया, क्योंकि रात के 12 बजे मुझे ट्रेनिंग कैंप के रेलवे स्टेशन तक कोई रसाई नहीं मिल सकती थी। पुलिस की गाड़ी तो मुझे रात 12 बजे भी स्टेशन पर पहुंचा सकती थी। पुलिस स्टेशन का अमला भी पहले से मेरा मुती हो चुका था। इस वक्त रात के 9 बजे थे। मेरे लिए एक कमरा खोलकर अंदर चारपाई बिछाकर पंखा चला दिया गया। मैंने कांस्टेबल से कहा, मुझे रात के ठीक 11 बजे जगा देना, मुझे 12 बजे वाली गाड़ी पकड़नी है। मेरा जहन चूंकि अब हर किस्म के परेशान करने वाले ख्यालात से पाक हो गया था, इसलिए मुझे बड़ी आसानी से नींद आ गई। ठीक 11 बजे मुझे मद्रासी कांस्टेबल ने जगा दिया। मैं उठकर पुलिस की गाड़ी में बैठा और मडापम कैंप के छोटे स्टेशन पर आ गया। 12 बजे वाली गाड़ी जनूब की जानिब भारत की आखिरी तकोनी बंदरगाह धनुषकोडी से 12:30 बजे आई। गाड़ी में ज्यादा रश नहीं था, अक्सर मुसाफिर सो रहे थे। मैंने बाल ठाकरे की हिदायत के मुताबिक मदुराई या मजोरा का टिकट ले लिया। सारी रात और दूसरे दिन दोपहर तक ट्रेन चलती रही। दोपहर के बाद मजूरा के स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो मैं वहां उतर गया। बारिश रास्ते में ही शुरू हो गई थी। मैंने स्टेशन से टैक्सी पकड़ी और उसे इंडियन एयरलाइंस के ऑफिस चलने को कहा। बाल ठाकरे का टेलीफोन पहले ही कंपनी के ऑफिस मैनेजर को पहुंच चुका था। जैसे ही मैंने ऑफिस मैनेजर से अपना तारुफ करवाया, इसने मुझसे हाथ मिलाया और अंग्रेजी में कहने लगा, मुझे ठाकरे जी का टेलीफोन कल शाम को ही आ गया था। हमारी एक एयरबस की फ्लाइट 1 घंटे बाद हैदराबाद से होती हुई मुंबई रवाना होने वाली है। इसमें आपकी सीट कंफर्म कर दी गई है, आप टिकट ले लीजिए। मैंने टिकट लिया, बल्कि मद्रासी ऑफिस मैनेजर ने वहीं ऑफिस में मेरा टिकट मंगवा दिया। कॉफी पिलाई और कहा, आपको हमारी गाड़ी एयरपोर्ट पर छोड़ आएगी, आइए मेरे साथ। बाहर एयरलाइंस की 2 गाड़ियां खड़ी थी। ऑफिस मैनेजर ने मुझसे बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाकर मुझे रुखसत किया। मैं एयरपोर्ट आ गया। थोड़ी देर वहां इंतजार करना पड़ा। जब मेरी फ्लाइट के रवाना होने में आधा घंटा रह गया तो मैंने बोर्डिंग कार्ड लिया और ट्रांजिट लाउंज में आकर बैठ गया। फ्लाइट की रवानगी के ऐलान के साथ ही मैं भी दूसरे मुसाफिरों का हमला चलता हुआ एयरबस में सवार हो गया। एयरबस मजुराई से टेक ऑफ करने के बाद हैदराबाद दक्कन रुकी। वहां से टेक ऑफ किया तो सीधा मुंबई का रुख कर लिया। सारा रास्ता बारिश होती रही। तैयारा बादलों में ही सफर करता रहा और इसने काफी हिचकोले भी खाए। मुंबई के एयरपोर्ट पर तैयारे ने लैंड किया तो मुंबई में भी बारिश हो रही थी। जैसे कि मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ, भारत के तमाम शहरों में मुझे मुंबई की बारिश बहुत पसंद थी। मैंने तैयारे की खिड़की में से एयरपोर्ट की इमारत और रनवे को बारिश में भीगते देखा तो जी चाहा कि इसी वक्त किसी ईरानी होटल में बैठकर चाय का कप हाथ में लेकर मुंबई की सड़कों पर बारिश को गिरते देखना चाहिए। तैयारा एयरपोर्ट टर्मिनल की इमारत से कुछ दूर आकर रुक गया। सीढ़ी लगी। हम बारिश में भीगते नीचे उतरकर जल्दी से एयरपोर्ट की बस में सवार हो गए। बस ने हमें टर्मिनल की आलीशान इमारत के गेट पर पहुंचा दिया। मेरे पास कोई सामान नहीं था, एक अटैची केस ही था जो मेरे हाथ में था। मैं लाउंज से निकलकर लॉबी में आया तो एक आदमी जंगले की दूसरी जानिब हाथ में प्ले कार्ड लिए खड़ा था। प्ले कार्ड पर मेरा नाम धर्मचंद लिखा था। मैं समझ गया कि इसे बाल ठाकरे ने भेजा है। मैंने इसके करीब जाकर कहा, मेरा नाम धर्मचंद है, क्या तुम्हें बाल ठाकरे जी ने भेजा है? इस आदमी ने हाथ बांध कर कहा, हाँ महाराज, गुरुजी ने आपके लिए गाड़ी भेजी है, मेरे साथ आइए। मैं मजीद खुश हुआ। बाल ठाकरे के दिल पर वाकई मैंने अपने एतमाद का सिक्का बिठा दिया था। बाहर निकलकर इसने छतरी खोल दी क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वो मुझे छतरी के साए में पार्किंग में इस तरफ ले गया जहां मैंने बाल ठाकरे के जदीद मॉडल की सुर्ख रंग की शानदार गाड़ी को पहचान लिया। वर्दी पोश शोफर सफेद दस्ताने पहने खड़ा था। इसे मुझे देखते ही गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। मैं बड़ी शान से गाड़ी में बैठ गया। शोफर ने बड़े आराम से दरवाजा बंद किया, फिर खुद भी अगली सीट पर बैठ गया। गाड़ी का कीमती इंजन हल्का सा घुराया और गाड़ी ऐसे चल पड़ी जैसे कश्ती पुरसकून दरिया की सतह पर चल रही हो। शोफर ने इन फिल्मों के गानों की कैसेट ऑन कर दी। गाड़ी में हल्का हल्का एयर कंडीशन चल रहा था क्योंकि मुंबई में बारिश की वजह से हल्का हब्स हो रहा था। मुझे इस ख्याल से थोड़ी हैरानी जरूर हुई कि बाल ठाकरे ने मेरे लिए पहले कभी गाड़ी नहीं भेजी थी, अब क्या बात हुई है। फिर ये सोचकर दिल को इत्मीनान दिलाया कि बाल ठाकरे मुझे किसी नहायत अहम मिशन पर भेजने वाला है और ये इसके मुझ पर एतमाद और भरोसे का एक मुजाहिरा है। गाड़ी मुंबई की बारिश में भीगती सड़कों पर बेमालूम आवाज के साथ दौड़ती चली जा रही थी। मैंने सर पीछे लगा रखा था, किसी वक्त सरूर में आकर आंखें बंद भी कर लेता था। एक बार आंखें बंद करके खोली तो गाड़ी बाल ठाकरे के शानदार बंगले में दाखिल हो रही थी। मुझे इसी वक्त मुलाजिम ने बाल ठाकरे के कमरे में पहुंचा दिया। शाम का वक्त हो गया था। बाल ठाकरे अपने एक सीट वाले शानदार सोफे पर दोनों बाजू फैलाकर राजे महाराजों की तरह गर्दन ऊंची किए बैठा था। कानों में हीरे चमक रहे थे, उंगलियों में जमुर्द मरजान और हीरों की अंगूठियां थीं। जाफरानी सिल्क का चोला और खुला पजामा पहना हुआ था। गले में जाफरानी सिल्क का पटका था। माथे पर शिव देवता के तिलक की लकीरें बनी हुई थी। दाएं जानिब शीशे की तबाई पर बियर की बोतल, गिलास, एस्ट्रे और सुनहरी सिगरेट केस पड़ा था। गिलास में थोड़ी सी बियर पड़ी थी। इसके सामने एक तरफ बालाजी राव बैठा मुझे पुरस्कार नजरों से देख रहा था। मैं दिल में कहा, यह कमबख्त यहाँ किस लिए बैठा है। मैंने हाथ जोड़कर बाल ठाकरे को प्रणाम किया और आगे बढ़कर इसके घुटनों को छुआ और बड़े अदब से सामने वाले सोफे पर जरा आगे को होकर बैठ गया। बाल ठाकरे अपनी आदत के मुताबिक कुछ देर तक मुझे घूर कर देखता रहा, लेकिन आज इसकी सुकड़ी हुई आंखें मुझे कुछ और ही तरह की चमक दिखा रही थी।
मेरी छठी हिस्स ने मुझे किसी आने वाले खतरे से आगाह कर दिया। ये खतरा क्या था, इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। बाल ठाकरे मुझे मुसलसल घूरे जा रहा था। हिस्स ने मेरे चेहरे पर सिले नजरें हटाकर अपने गिलास में बियर डाली, बोतल मेज पर रखी, बड़े सुकून के साथ और बड़ी नफासत के साथ बियर का गिलास होंठों तक ले जाकर इसके 3-4 घूंट पिए। सिगरेट केस में से आला किस्म का सिगरेट निकालकर सुलगाया। कभी वो सिगार पीता था और कभी सिगरेट से शौक किया करता था। सिगरेट का कश लगाकर इसने बालाजी की तरफ देखा। मेरा माथा ठनका। मेरे अंदर से किसी ने कहा, भाग सकते हो तो भाग जाओ। इतने में बालाजी ने बाल ठाकरे से कहा, गुरुदेव आप ही बात शुरू करें। बाल ठाकरे सोफे पर जरा आगे होकर बैठ गया, मेरी आंखों में आंखें डाली और मुझसे पूछने लगा, धर्मचंद तुम कब से पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हो? ये जुमला नहीं एटम बम था जो मेरे सर पर गिरकर फट गया था। मेरे कानों में धमाके होने लगे थे। एक लम्हे के लिए मेरे पाँव के नीचे से फर्श निकल गया था। मैं जैसे हवा में लटकने लगा था। कानों में शां शां होने लगी थी, मगर मैंने बड़ी जल्दी अपने आप को काबू कर लिया। ये कैफियत मुझ पर चंद सेकंड के लिए ही तारी हुई थी। मैंने अपने चेहरे से बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया था। अंदर से मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तो मरूंगा, लेकिन तुम दोनों को लेकर मरूंगा। हम दोनों की गर्दनों की हड्डी तोड़ना मेरे जैसे कमांडो के लिए बाएं हाथ का खेल था। मैंने बड़े एतमाद के साथ कहा, सेनापति जी, जिस बात का मुझे डर था आखिर वो होकर रही। मैं जानता था कि आप मुझ पर जिस एतमाद और भरोसे का सलूक करने लगे हैं, इससे दूसरे लोग जरूर हसद करेंगे और आपके कान भरेंगे। गुरुदेव, मैं पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का कभी सोच भी नहीं सकता। ये साजिश मेरे दुश्मनों की है जो मेरे साथ आपका मोहब्बत वाला सलूक देखकर जलने लगे हैं। वो मुझे आपकी नज़रों में दलील करना चाहते हैं। बाल ठाकरे ने बालाजी राव की तरफ देखा और कहा, बालाजी मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि धर्मचंद डबल एजेंट नहीं है। वो भारत माता से गद्दारी नहीं कर सकता। बोलो, धर्मचंद की इस वजाहत के बाद तुम क्या कहते हो? बालाजी राव ने कहा, पेशवा जी, ये शख्स झूठा और मक्कार है। बालाजी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम डबल एजेंट भी नहीं हो तो तुम पाकिस्तान के जासूस और भारत में रहकर भारत के खिलाफ तखरीबकारियां कर रहे हो। ये तुम ही थे जिसने हमारे तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों को पाकिस्तान में पुलिस की गोलियों को निशाना बनाया। ये तुम ही थे जिसने जलिंदर के मिसाइल सेंटर में खौफनाक धमाका करके हमारे सारे मिसाइलों को भग से उड़ा दिया। तुमने ही अखनौर के मोर्चों की तोपें और स्ट्रिंगर मिसाइलों को तबाह किया और पूरे टीले को फौजी जवानों समेत भस्म कर दिया। ये तुम ही थे जिसने भारत से पाकिस्तान स्मगल की जाने वाली एड्स ज़दा तवाइफों को बम्बई में कत्ल कर दिया ताकि वो पाकिस्तान जाकर एड्स की बीमारी न फैला सकें। सूरत में मुसलमानों के मकानों को आग लगाने वाले तीनों मराठों को तुमने ही जलिंदर के शिवा मंदिर में कत्ल किया। और ये तुम ही हो जिसने मंडापम कैंप में स्टीमर को बम लगाकर गर्क किया और सारे तामिल गोरीले और इंस्ट्रक्टर को मौत की नींद सुलाया। बोलो, इस बारे में तुम क्या कहते हो? बाल ठाकरे ने मेरी तरफ देखकर कहा, हाँ धर्मचंद, बोलो, इस बारे में तुम क्या कहते हो? मैं अपनी जगह से हिल जरूर गया था, मगर एक बात का मुझे इत्मीनान था कि इन लोगों को यह मालूम नहीं हुआ कि मैं धर्मचंद नहीं हूँ, बल्कि मुहिब वतन पाकिस्तानी कमांडो हूँ और धर्मचंद का हुलिया बनाकर भारत में आया हुआ हूँ। मैंने बड़े एतमाद से बाल ठाकरे को मुखातिब करते हुए कहा, गुरुदेव, ये सब झूठ है। मुझ पर बोहतान लगाया जा रहा है। बालाजी राव से पूछा जाए कि इसके पास मुझे पाकिस्तान का जासूस साबित करने के लिए क्या सबूत है। बाल ठाकरे ने बालाजी से कहा, राव, जो इल्ज़ाम तुमने धर्मचंद पर लगाए हैं, क्या इनको सही साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत है? अगर सबूत है तो पेश करो। बालाजी राव के पास भला क्या सबूत हो सकता था? मैंने जितने भी कमांडो ऑपरेशन किए थे बड़े सोच समझ कर किए थे और पीछे इनका एक भी सबूत नहीं छोड़ा था। बालाजी राव ने खसियाना होकर कहा, गुरुदेव, अगर आप कोई ऐसा सबूत मांगते हैं जो तहरीरी शक्ल में हो तो मुझे अफसोस है कि ऐसा कोई सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि धर्मचंद डबल एजेंट है। ये पाकिस्तान के लिए भी जासूसी कर रहा है। मैंने बालाजी राव को दबाने की कोशिश करते हुए कहा, राव जी, मैं नहीं समझता कि आपको मेरे साथ क्यों दुश्मनी हो गई है। आप मुझे गुरुदेव की निगाहों में गिराने के लिए मौका ढूंढते रहते हैं, जबकि गुरुदेव ठाकरे जी को अच्छी तरह से मालूम है कि मैं देशभक्त हूँ, भारत का सपूत हूँ और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का कभी सोच भी नहीं सकता। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं था तो आपको मुझ पर पाकिस्तान का जासूस होने का इल्ज़ाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए थी। बातें करते करते मैंने बाल ठाकरे की तरफ देखा तो आंखें सुकेड़ कर बड़ी गहरी नज़रों से मुझे देख रहा था। इसका ये अंदाज मेरी समझ में ना आ सका। जब मैंने अपना बयान खत्म किया तो बाल ठाकरे ने बियर के 2 घूंट पिए, दूसरा सिगरेट सिलवाया और बालाजी राव से मुखातिब होकर कहने लगा, बालाजी, इसका मतलब है कि धर्मचंद को पाकिस्तानी जासूस साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। बालाजी राव ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, महाराज, मेरे पास तो कोई ऐसा तहरीरी सबूत नहीं है। अगर आपके पास कोई सबूत हो तो धर्मचंद को बता दीजिए। बालाजी राव के इस जुमले पर मैं चौंक गया। इस जुमले के अंदर जो मायने छुपे हुए थे वो मेरी समझ में ना आए। बाल ठाकरे के पास मेरे खिलाफ क्या सबूत हो सकता है? मैं अभी इसी उलझन में था कि बाल ठाकरे ने सिगरेट की राख को एस्ट्रे में झाड़ते हुए कहा, मेरे पास कोई तहरीरी सबूत तो नहीं है जो धर्मचंद को पाकिस्तानी जासूस साबित कर सकता है। अलबत्ता एक चलता फिरता जिंदा सबूत जरूर है। मेरे बदन में शदीद खतरे का एहसास होने लगा। शायद लहर सर से पांव तक दौड़ गई। बाल ठाकरे क्या कह रहा था? मेरे खिलाफ चलता फिरता सबूत क्या हो सकता है? बाल ठाकरे ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। दरवाजे में एक नौकर पहले से खड़ा था। बाल ठाकरे का इशारा पाते ही नौकर पर्दा हटाकर दूसरी तरफ चला गया। मैं अजीब तजब्बुब के आलम में था। दूसरे लम्हे पर्दा हटा और क्या देखता हूँ,
असली धर्मचंद कमरे में दाखिल हुआ। इसके दोनों जानिब शिवसेना के रजाकार हाथों में कलाशनकोफे लिए आ रहे थे। असली धर्मचंद को देखते ही एक लम्हे के लिए मैं सख्ते में आ गया। सारे बदन में चूंटियां सी रेंगने लगी। इस जिंदा सबूत को रद्द करने के लिए मेरे पास कोई दलील नहीं थी। असली धर्मचंद ने बाल ठाकरे के घुटनों को छुआ और एक तरफ खड़ा होकर मुझे गौर से देखने लगा। बाल ठाकरे ने मेरी तरफ इशारा करते हुए असली धर्मचंद से पूछा, क्यों धर्मचंद, बिल्कुल तुम्हारा हुलिया नहीं है? असली धर्मचंद ने हैरानी के साथ कहा, गुरुजी मैं खुद हैरान हूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपके सामने बैठा हुआ हूँ। मुझे इस हकीकत को समझने में देर न लगी कि असली धर्मचंद पाकिस्तान की पुलिस को धोखा देकर कैसे फरार होने और बॉर्डर क्रॉस करके भारत में दाखिल होने में कामयाब हो गया था। इतनी देर में मैंने भी अपने हवास पर बहुत हद तक काबू पा लिया था। बालाजी राव ने गुस्सीली आवाज में मुझसे कहा, इतने बड़े जिंदा जीते जागते सबूत को तुम किस तरह गलत साबित कर सकते हो? असली धर्मचंद तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम नकली धर्मचंद हो। जब असली धर्मचंद पाकिस्तान में पकड़ा गया तो तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी करके तुम्हें हूबहू असली धर्मचंद का हुलिया देकर जासूसी करने के लिए भारत स्मगल कर दिया गया और तुमने हमें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है और अब तक पहुंचा रहे हो। अगर हमारा असली धर्मचंद पाकिस्तानी जेल से फरार होकर बॉर्डर क्रॉस करके भारत ना पहुंचता तो न जाने तुम कब तक भारत में तबाही फैलाते रहते। मैंने अपने एतमाद को एक मरकज पर जमा करते हुए बड़े पुरजोश लहजे में कहा, गुरुदेव ये शख्स असली धर्मचंद नहीं है, ये नकली धर्मचंद है। इसकी प्लास्टिक सर्जरी करके पाकिस्तान ने भारत में जासूसी के लिए स्मगल किया है। यकीन करें असली धर्मचंद मैं हूँ। जोश और जज्बात में आकर मैंने दावा तो कर दिया था, लेकिन ऐसी हकीकत को भूल गया था कि मेरे इस दावे का पोल एक सेकंड में खुल सकता है। बस जरा मेरा पजामा उतरवा कर मेरे खतने देखने की तकलीफ करनी पड़नी थी। चुनाचा ऐसा ही हुआ। बालाजी राव ने बाल ठाकरे से कहा, गुरुदेव ये शख्स तो कहता है कि मैं असली धर्मचंद हूँ और जो सामने खड़ा है वो नकली धर्मचंद है। अब इसका पता कैसे चले कि असली कौन है और नकली कौन है? बाल ठाकरे ने कहा, दोनों के पजामे उतरवा कर देखो। पहले इसका पजामा उतरवाओ। अगर ये असली धर्मचंद है तो इसके मुसलमानों वाले खतने नहीं होंगे। इस वक्त मेरी हालत फांसी की कोठरी में बंद इस कैदी की सी थी कि जिसको फांसी के तख्ते पर ले जाने के लिए जेल के ओहदेदार कोठरी में आ गए हों। बाल ठाकरे ने इशारा किया। इसका मुलाजिम तेजी से मेरी तरफ आया और इसने मेरा पजामा नीचे कर दिया। मेरा ये राज सब पर खुल गया कि मैं मुसलमान हूँ और नकली धर्मचंद हूँ। इसके बाद असली धर्मचंद का भी मुआयना किया गया। इसके खतने नहीं हुए थे। बाल ठाकरे ने मेरी तरफ कहर आलूद नजरें डाली और मराठी में 2-3 गालियां देकर गरजदार आवाज में कहा, अब तुम क्या कहते हो? तुम हमारे मुल्क को इतना नुकसान पहुंचा चुके हो कि बड़ी से बड़ी सजा भी तुम्हारे लिए कम होगी। लेकिन मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरोगे। तुम अपने आप को मरते खुद देखोगे। इस मौके पर मुझे एक शेर याद आ रहा है कि उस लम्हे मेरी कैसी हालत थी। दर्द और कर्ब से गुजरते हुए मैंने देखा है खुद को मरते हुए। बताओ तुम्हारा असली नाम क्या है और यहाँ तुम्हारे दूसरे पाकिस्तानी साथी कहाँ हैं? बाल ठाकरे मुझसे पूछ रहा था। मेरे आगे पीछे दाएं बाएं पत्थर की ऊंची नीचे दीवारें थी। फरार का कोई रास्ता नहीं था। दोनों शिवसेना के रजाकारों ने कलाशनकोफों की नालियां मेरी तरफ कर रखी थी। मैंने हथियार डाल दी और कहा, ठाकरे जी आप मुझे जितनी चाहे अजियतें देकर देख लें। मैं आपको अपना आप तो क्या अपनी असली नाम भी नहीं बताऊंगा और ना ये बताऊंगा कि भारत में मेरे साथी कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। आप मुझे टॉर्चर देकर ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं कि मैं मर जाऊं तो याद रखें, एक सच्चा मुसलमान काफिरों से जहाद करते मौत को हंसी खुशी अपने सीने से लगा लेता है। मैं मुसलमान हूँ, मुहिब वतन पाकिस्तानी कमांडो हूँ। आप लोग मेरे मुल्क को तबाह करने की कार्रवाइयाँ करते आ रहे हैं। मैंने जो कुछ किया है वही किया जो ऐसी हालत में एक मुहिब वतन पाकिस्तानी को करना चाहिए। मैंने आपके मुल्क में किसी बेगुनाह को नहीं मारा, किसी औरत बच्चे बूढ़े पर जुल्म नहीं किया। मैंने इन लोगों को हलाक किया है जो मेरे वतन के दुश्मन है, जो मेरे वतन पाकिस्तान को तबाह करने की नापाक कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। मेरा ज़मीर साफ है। बाल ठाकरे और बालाजी राव के चेहरे गुस्से से सुर्ख हो रहा था। असली धर्मचंद ने कहा, गुरुदेव इसे मेरे हवाले कर दें, मैं इसे खुद कत्ल करूंगा। बाल ठाकरे ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं धर्मचंद, इसने मुझे कत्ल करने की कोशिश की है। ये मेरा कातिल है। इसको मैं खुद सजा दूंगा। मैं इसे ऐसे सजा दूंगा कि ये मौत की दुआएं मांगेगा मगर इसे मौत नहीं आएगी। इसको बांध कर ले जाओ। बाल ठाकरे ने शिवसेना के रजाकारों को हुक्म दिया। इस वक्त मेरे दोनों हाथ रस्सी से पीछे करके बांध दिए गए और शिवसेना के आदमी मुझे धक्के देते कमरे से बाहर ले गए। दूसरे कमरे में शिवसेना के 2 मुसल्लह रजाकार पहले से बैठे हुए थे। मेरी आंखों पर काले कपड़े की पट्टी बांध दी गई और मुझे खींचते हुए किसी तरफ से कोठी के बाहर ले जाकर एक गाड़ी में धकेल दिया गया। दोनों जानिब मुसल्लह गार्ड्स बैठे थे और गाड़ी किसी नामालूम मकाम की तरफ चल पड़ी। खुदा जाने ये गाड़ी जिसमें मुझे कैदी की हैसियत से जकड़ दिया गया था कहाँ कहाँ से गुजर रही थी। मेरी आंखों पर पट्टी थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर सड़क पर से दूसरी गाड़ियों के गुजरने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। फिर ये आवाज़ें भी आना बंद हो गईं। गाड़ी मुंबई शहर के बाहर के इलाके में आ गई थी। गाड़ी एक जगह से सड़क की चढ़ाई चढ़कर नीचे आ गई। इसके बाद गाड़ी ने कई मोड़ काटे और फिर एक तरफ को घूम कर रुक गई। मुझे उतार कर एक कमरे में ले गए। दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। फिर मेरी आंखों की पट्टी खुलवा दी गई। मैंने देखा कि मैं एक छोटे से कमरे में हूँ जिसकी दीवारें बिल्कुल खाली थी। छत ज़्यादा ऊंची नहीं थी। मैं बांस की चारपाई पर बैठा था। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी। छत के साथ दीवार के ऊपर एक छोटा सा रोशनदान था जिसमें लोहे की सलाखों वाला जंगला चढ़ा हुआ था।
मुझे इस कैद खाने में बंद करके शिवसेना के आदमी चले गए। मुझे बाहर से दरवाजे पर ताला लगाने की आवाज़ आई। मैं उठकर दरवाजे के पास गया। दरवाज़ा लोहे का था, इसमें कोई दरार या सुराख नहीं था। मैंने कमरे के वस्त में खड़े होकर रोशनदान का जायजा लिया तो एक रोशनदान पर लोहे की सलाखें लगी थी। दूसरा वो इतना छोटा था कि मेरा जिस्म सलाखें तोड़ने के बाद भी इसमें से नहीं गुजर सकता था। इस कमरे में मुझे अज़ियतें देने का सिलसिला शुरू हो गया। अज़ियतें देने वाले ऐसे लोग थे जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मुझसे मेरे दूसरे पाकिस्तानी साथी जासूस और कश्मीरी मुजाहिदों के खुफिया ठिकानों के बारे में पूछा जाता। मेरा वहाँ कोई पाकिस्तानी जासूस साथी बिल्कुल नहीं था। बाकी जिस कश्मीरी मुजाहिद शुमाली भारत के शहरों में अपने अपने तौर पर जहाद कश्मीर के लिए काम कर रहे थे, इनके खुफिया ठिकाने 2-3 ही थे जिनका मुझे इल्म था। लेकिन मैं इन ठिकानों के बारे में इन दुश्मनों को कभी नहीं बता सकता था वो कहाँ और किस जगह पर हैं। मैंने अपने आप को हर किस्म की अदियतें सहने के लिए तैयार कर लिया था। मुझे मालूम था ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और सख्त अदियतें देकर हलाक कर देंगे। मैंने भी दिल में तय कर लिया था कि मर जाऊंगा मगर कश्मीरी मुजाहिदों के खुफिया ठिकानों के बारे में ज़बान नहीं खोलूंगा। इसके साथ साथ मैंने वहां से फरार होने के इम्कानात पर भी सोचना शुरू कर दिया था। वहां से फरार की कोई सूरत दिखाई नहीं देती थी। मुझे 24 घंटे सिर्फ इस तंग कमरे के अंदर रखा जाता था। बाहर हर वक्त 2 आदमी कलाशनकोफ उठाए पहरे पर मौजूद होते थे और दरवाजे पर बाहर से ताला लगा दिया जाता था। जब टॉर्चर करने वाले मुझसे पूछ-गुछ करने आते थे तो दरवाजे का ताला खोलकर इस वक्त दोबारा ताला लगा दिया जाता था। इंटेरोगेशन करने वालों के साथ ही 4 मुसल्ला गार्ड्स होते थे जो दरवाजे में दाखिल होते ही पोजीशनें लेकर खड़े हो जाते थे। मैंने महसूस किया कि जो लोग मुझे टॉर्चर करने और मुझसे पूछ-गुछ करने आते हैं इनमें पुलिस या मिलिट्री का कोई आदमी नहीं होता था। ये लोग सिविलियन कपड़ों में होते थे और इनके माथों पर शिवसेना के तिलक लगे हुए होते थे जो ये साबित करते थे कि इन लोगों का ताल्लुक शिवसेना की मुस्लिम दुश्मन तंजीम से है और पुलिस या मिलिट्री इंटेलिजेंस से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। बाद में मुझे पता चला कि बाल ठाकरे ने मेरे पाकिस्तानी जासूस साबित हो जाने के संगीन वाक़ये से खुफिया पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस को बेखबर रखा था, क्योंकि इसमें बाल ठाकरे की सख्त बदनामी का पहलू निकलता था कि एक पाकिस्तानी जासूस बाल ठाकरे की गोद में बैठकर इसका आशीर्वाद हासिल करके भारत की फौजी तंजीबात को तबाह करता रहा और बाल ठाकरे को इल्म तक न हुआ। चुनाचे इसने मुझे शिवसेना की फौजी तंजीम के हवाले कर दिया था ताकि मुझसे जिस कदर मालूमात हासिल की जा सकती हैं की जाएं और किसी को कानो कान खबर न हो। बाल ठाकरे के पास ऐसे वसाइल लामहदूद थे। वो जिस मुसलमान को चाहे रातों रात गायब करवा सकता था। वो भारत का फिरौन था। वो मुझे कत्ल भी करवा देता तो किसी को खबर तक नहीं हो सकती थी और इसने मेरे बारे में यही फैसला किया हुआ था। इसने खुद मुझे बता दिया था कि मैं तुम्हें इस तरह मारूंगा कि तुम एड़ियां रगड़ रगड़ कर मौत की दुआएं मांगोगे और तुम्हें मौत नहीं आएगी। मैं इस बात पर हैरान हो रहा था कि लाहौर में बैठे हुए भट्ट साहब और मलिक साहब से कौन सी ऐसी गफलत हो गई थी कि धर्मचंद इनकी कैद से फरार होने में कामयाब हो गया। लेकिन ऐसा हो जाया करता है। तजर्बेकार कमांडो और दहशतगर्द बड़े तरबियत याफ्ता होते हैं। कैद में रहकर भी हर वक्त वहां से फरार होने की तरकीबें सोचते रहते हैं और कभी कभी कोई दहशतगर्द इसमें कामयाब भी हो जाता है। असली धर्मचंद भी फरार हो गया था। बाल ठाकरे के पास असली धर्मचंद मौजूद था। इसे पुलिस को यह बताने की क्या जरूरत थी कि एक नकली धर्मचंद भी पकड़ा गया है। इसमें बाल ठाकरे की बेइज्जती थी। इसका असर इसके सियासी कैरियर पर पड़ सकता था। इसी बनी बनाई साख तबाह हो सकती थी। चुनांचे इसने मेरे मामले को वहीं दबा दिया था और मुझे हलाक करके दबाने की फिक्र में था। जो वो जब चाहे और जिस वक्त चाहे कर सकता था। मैंने भी हिम्मत नहीं हारी थी। मेरा ईमान था कि जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अगर मेरी जिंदगी लिखी है तो बाल ठाकरे का बाप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं फरार के मुख्तलिफ मंसूबों पर मुसलसल गौर करता रहता था मगर कोई तरकीब समझ नहीं आ रही थी।